नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय है गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो इसका एक अंश हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं पाठ के व्याख्यान का, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका शेष अंश हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, तो उसको पुनः दोहरा देता हूँ कि बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में मोहन के पिता बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। कि जब मोहन के पिता बंशीधर ने उनके समक्ष अपनी चिंता प्रकट की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वो पढ़ाई के वहाँ पर्याप्त साधन नहीं थे, स्कूल नहीं थी, तो उन्हें बड़ी ही चिंता सता रही थी मोहन की शिक्षा को लेकर। तो जब उनकी ही बिरादरी का एक युवक रमेश के सामने अपनी चिंता प्रकट की, तो रमेश ने सहानुभूति जताते हुए उनको ये सुझाव दिया कि उनको अपने साथ लखनऊ भेज दें। रमेश ने कहा कि घर में जहाँ 4 प्राणी है, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। तो इस प्रकार से उसने अपने शहर में पढ़ने के लिए उनको सुझाव दिया, लखनऊ। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो गया था। उनको ये बड़ी ही चिंता सता रही थी कि आगे की जो शिक्षा है वो रमेश किस प्रकार से प्राप्त करेगा। इसलिए वंशीधर को रमेश साक्षात भगवान के रूप में दिख रहे थे। उनकी समस्या का निराकरण करने के कारण उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। चूंकि वो उसी बिरादरी के थे, ब्राह्मण पुरोहित बिरादरी के थे, तो उन्होंने कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है कि वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। तो लखनऊ भी रमेश के साथ सॉरी मोहन भी रमेश के साथ लखनऊ आ गया था, लेकिन वो अपने माता पिता से बिछुड़ने के कारण सहमा हुआ था। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, तो उन चाची और भाभी का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अर्थात अपने घर की चाची और भाभी के काम में सहायता करने के साथ साथ वो मोहल्ले के सभी चाची और भाभियों के काम भी कर दिया करता था। तो सभी लोग उसको संबोधित करते थे, कहते थे कि मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दिया, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। तो इस प्रकार से सभी उनको उससे काम करवाते थे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। कि वो दफ्तर में बाबू की हैसियत रखने वाले रमेश मोहन को अपनी बिरादरी का भाई बताता तो वह उसके सम्मान के विरुद्ध था। उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत या इज्जत सम्मान मान तो उसे अपने घरेलू नौकर से अधिक इज्जत या हैसियत नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र, कि वह कुशाग्र बुद्धि का छात्र जो गांव के विद्यालय में हमेशा
मेधावी रहा करता था, अन्य विद्यार्थियों से ऊपर रहा करता था, कि गांव का वह मेधावी छात्र शहर की स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा, अर्थात एक ही नियम के अनुसार चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी, अगले दर्जे से तात्पर्य है कि अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था, जबकि शहर में वो पढ़ाई कम और उससे काम ज़्यादा करवाया जाता था। अगले दर्जे की तैयारी का तो बहाना भर था, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। चूंकि मोहन जब गांव चला जाता था तो उनके घर में मोहन के द्वारा जो कार्य किए जाते थे, मोहन के अनुपस्थित होने पर वो कार्य नहीं होते थे, जिससे रमेश की गृहस्थी को, परिवार को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो छुट्टियों में अगली कक्षा की तैयारी का बहाना लगाकर उसको वहीं रोक लिया करते थे। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था और कोई उपचार भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था कि वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि रमेश के परिवार के लोग उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, अर्थात बेरोजगार फिर रहे हैं, कि तुम आगे पढ़कर क्या करोगे। पहले ही हजारों लाखों बीए एमए की डिग्री किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले, अर्थात कोई शिल्पकार ही बन जाए। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम काज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अर्थात आत्मनिर्भर होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा, जॉब के लिए, नौकरी करने के लिए। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत, उसके पढ़ाई के विषय में बताने लगते। मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए कि किस प्रकार से उनका सपना टूट गया अपने पुत्र को एक बड़ा अफसर बनाने का। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। धनराम जो एक लोहार का पुत्र था और जो मोहन का सहपाठी था। तो धनराम ने भी वंशीधर से, मोहन के पिता से, एक दिन मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट अर्थात सचिवालय में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था कि एक न एक दिन ये विद्यालय का और मेरा नाम रोशन करेगा। उनके जो मास्टर त्रिलोक सिंह ने ये भविष्यवाणी कर दी थी, ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे, कि उनको लग रहा था कि मैंने ये झूठ बोला है तो वो उसका दोष न लगने के अपने आप में संतोष लेकर
आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे कि धनराम कह रहा था कि मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए वो बड़ा अफसर बन सकता है। ये शब्द उन्हें अंदर ही अंदर हृदय में दुखी कर रहे थे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। हंसुए का जो लोहे का पूरा आकार होता है लकड़ी की, उस कवर को छोड़कर, तो उसको निकाल कर भट्टी में तपाया और उसको अच्छी तरह से धार दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापिस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं थी, अर्थात उनके पास तो पर्याप्त समय ही नहीं था। लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता, अर्थात अन्य किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं इसके धार लगा देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोग, अर्थात ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं, वो शिल्पकार वर्ग में उठना बैठना नहीं होता है, अर्थात वो ब्राह्मण तबके के जो लोग हैं वो शिल्पकार तबके के लोगों के साथ समय व्यतीत नहीं करते थे। अपने काम के लिए ही जाते थे और काम पूरा करते ही आ जाते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, अर्थात वो उनको बैठने के लिए भी नहीं कह सकते थे शिल्पकार तबके के जो लोग थे। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। कि काफ़ी वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से मोहन गांव को छोड़कर लखनऊ शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया था, तो गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित था ऐसा संभव नहीं है। वो सभी जानता था, सभी मान्यताएं जानता था, सभी बातें जानता था कि गांव में किस प्रकार की रूढ़िवादिता या मान्यता फैली हुई है और उसको निभाना पड़ता है। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो लोहे की एक मोटी छड़ या सरिये को भट्टी में गलाकर उसको गोलाई रूप देने का प्रयत्न कर रहा था। एक हाथ से संडसी जो पकड़ने का होता है, लोहे का ही पकड़ने का होता है जिससे गर्म लोहा पकड़ा जा सकता है, कि एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा ने फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। तो निहाई मैंने बताया था कि जिस पर निहाई एक कठोर लोहा होता है जिस पर रखकर गर्म लोहे को रखकर चोट की जाती थी, प्रहार किया जाता था। तो हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से, जैसा कि वो मोड़ना चाहता था, वैसा नहीं मुड़ पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से या उस सरना से लोहे को स्थिर कर दिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारता रहा। अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ अर्थात व्यवस्थित गोले का रूप दे डाला। वह गोलाकार रूप में जो धनराम इतनी देर से बनाने का प्रयत्न कर रहा था,
मोहन का यह हस्तक्षेप हस्तक्षेप से तात्पर्य है कि यह विघ्न इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक, आश्चर्यचकित या शांत होकर मोहन की ओर देखता रहा। उसे देखो, ये यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ये मोहन ने एक गोलाकार सरिये को, ये उस छड़ को गोलाकार रूप दे दिया है कि मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। कि धनराम को मोहन की उस कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ कि ये पुरोहित ब्राह्मण होकर ये शिल्पकार का कार्य कैसे जानता है, जबकि उसे यह आश्चर्य अधिक हुआ कि पुरोहित ब्राह्मण खानदान का वह व्यक्ति जो इस तरह काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था, अर्थात उसका हाथ बटा रहा था। तो वैसे तो पूर्व में पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मण या पुरोहित तबके के जो लोग हैं वो उनके समीप नहीं बैठते थे, कोई काम भी करवाते थे तो दूर खड़े होकर ही करवा लिया जाता था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है गोलाई में। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक अर्थात निर्माण करने वाला, जिसमें न स्पर्धा थी, न किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और न ही किसी प्रकार की हार या जीत का भाव था। तो इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। धन्यवाद।